ये हैं बदलो की नशरियात। खुशामदीद कहते हैं आपको अंगेख में। मैं हूं शापारा सलीम इम्तियाज आलम के साथ बदलो चैनल पर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना हरगिज़ मत भूलिएगा। आज के प्रोग्राम में दो बहुत धुआंधार मौज़ूआत हैं। एक हम नज़र डालेंगे 7 साल से जारी फॉरेन फंडिंग केस जो पीटीआई पर है उस पर कि कार्रवाई कहां तक पहुंची है। कहा यह जा रहा है कि 7 साल से फैसला इल्तवा का शिकार है और उम्मीद की जा रही है कि 20 तारीख को जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो कमेटी है छानबीन की वो नतीजा या फैसला जो है सुना देगी। जबकि 19 जनवरी को जो है वो पीडीएम की जमातें इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज करने वाली हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस केस का फैसला क्या हो पाएगा और अगर फैसला हो गया तो क्या खिलाफ हो पाएगा। जबकि दूसरी जानब हम नजर डालेंगे ब्रॉडबैंड चीफ कारे मूसवी साहब के इंकशाफात पर, जिनके बयान के मुताबिक इस करप्शन के हमाम में सभी नंगे हैं। अब सवाल ये उठता है कि 7 अरब सूद और फीस की सूरत में अदा करने के बावजूद भी जो है वो एहतसाब के पल्ले क्या रह गया है। इम्तियाज साहब क्या कहेंगे आप? एहतसाब के पल्ले तो कुछ भी नहीं रहा और पता ही लगा कि सभी इस हमाम में नंगे हैं। लेकिन पहले मेरा ख्याल है ये पीटीआई का जो फॉरेन फंडिंग केस है ये बड़ा इंट्रीगिंग है। आपकी मुस्कुराहट बता रही है यू हैव सम गुड इंफॉर्मेशन टू शेयर प्लीज। देखिए, ये 7 साल से दाल में कुछ काला था कि 85 बार एडजर्नमेंट ली, कभी स्टे ऑर्डर लिया, कभी ये किया, कभी वो किया। 7 साल तक पीटीआई ने, इमरान खान ने इस केस को इल्तवा में रखा है। और जो अकबर एस आज़म हैं, जो पीटीआई के बुनियादी अराकीन में से हैं और वो जो फंड रेजिंग में भी शामिल थे, बिल्कुल। और इमरान खान को दुनिया भर में बहुत पैसे फंडिंग मिलती थी, अस्पताल के लिए भी मिलती थी और पार्टी के लिए भी मिलती थी। लेकिन जो पार्टी फंडिंग हुई उसमें न जाने किस किस दुनिया के शहरी ने और किस किस मुल्क के किस आदमी ने उससे पैसे डाल दिए। अब खान साहब को तो पार्टी के पास से पैसे आ रहे थे। तो उस वक्त ये हुआ कि इमरान खान साहब ने 2 कंपनियां वहाँ रजिस्टर हुई और उन्हें खुद खान साहब ने ऑथराइज किया कि वो ये फ़ंड वसूल करें। अब वो जो 2 कंपनियां थी उन्होंने खूब फंड वसूल किए। उसमें इसराइली भी शामिल हैं, उसमें इंडियन भी शामिल हैं, उसमें अरब भी शामिल हैं, उसमें हर तरह की कौम के लोग और तरह तरह के लोग और कॉरपोरेशंस के और मुख्तलिफ इंटरेस्ट ग्रुप्स और लॉबीज़, उनके भी पैसे शामिल हैं। हाँ, ऑफ कोर्स उसका बड़ा हिस्सा जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो बड़े आशिक हैं इमरान खान साहब के, उनका भी बड़ा पैसा शामिल है। इसमें जो तफसीलात आती रही हैं वो बहुत से पैसे तो ज़ाती अकाउंट्स में जाते रहे हैं, एक नहीं कई अकाउंट्स में जाते रहे हैं, उसमें पार्टी के अकाउंट्स में भी गए हैं पैसे। अब उसका कुछ ज़्यादा अच्छा कोई हिसाब किताब नहीं था। तो फिर ये सस्ते में कुछ बिल्ड करते रहे। ये जो अकबर एस बाबर हैं, ये बहुत लगता है कि काफ़ी सख्त गिर साबित हुए। ये बहुत धचका लगा इन्हें इस सारे मामलात को देखने के बाद, और उन्होंने ये केस फाइल किया और वो डटे रहे। उन्हें धमकियाँ भी मिलती रहीं और वो प्रेस में भी रहे और मीडिया पे रहे और वो इस केस को फॉलो करते रहे। अब जब ये मामला फाइनली फिर क्या हुआ, जो पिछले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे और जिनसे खुद पीटीआई की क़यादत ने और इमरान खान को बड़ी शिकायत पैदा हो गई थी, उन्होंने इस केस को परसू करना शुरू कर दिया। वो एक रिटायर्ड जज थे और तो उन्होंने ये किया कि एक इंक्वायरी कमेटी या स्क्रूटनी कमेटी कायम कर दी छानबीन के लिए कि ये पहले सारा इनका रिकॉर्ड देखे और दोनों के तरफ अपना अपना ऑडिट जो है और अपने शवाहिद जो है जमा कराएं। अब इस काम को बहुत लंबा अरसा लग गया और 2 बार ये कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश कर चुकी। कई बार इसकी जो थी डेडलाइन आगे बढ़ाई गई और यहाँ तक कि वो पिछले जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे जो काफ़ी सीरियसली केस को चला रहे थे वो रिटायर हो गए। गालबन पीटीआई के बुकला और पीटीआई चाहती थी कि ये इन चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब चले जाएं। अब नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर आ गए हैं, जनाब सिकंदर राजा साहब, ये रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं। अब बड़ा ही दिलचस्प ट्वीट किया है शहरी रहमान ने, जो पीपल्स पार्टी की सेनेटर है। उन्होंने कहा कि ऊपर जो है जो पीटीआई के चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं उनका नाम है सैफुल्ला न्याजी, ये इमरान खान के कज़न हैं जो इस वक्त पीटीआई के चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं। ज़ाहिर है वो वज़ीर आज़म के ज़ाती नुमाइंदे भी हैं और पार्टी के चीफ ऑर्गेनाइज़र भी हैं।
उन्हें भेजा राजा साहब से मिलने के लिए। अच्छा। अब राजा साहब से मुलाकात हो रही थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से ऊपर की मंजिल पे, और निचली मंजिल पे स्क्रूटनी कमेटी छानबीन कर रही थी। तो सेनेटर रहमान ने कहा, शहरी ने कहा कि देखिए ये बड़ा, इट वाज अ वेरी स्पेशल ट्रीटमेंट, कि बड़ा खुसूसी किस्म का सलूक किया जा रहा था कि ऊपर वो बैठे थे और नीचे स्क्रूटनी हो रही थी। अब जब स्क्रूटनी इस पॉइंट पे पहुंची, अब 2 बार ये रिपोर्ट पेश कर चुकी है कमेटी चीफ इलेक्शन कमीशन के सामने, लेकिन वो वापस कर दी कि इसमें तो आपने किसी कोई नतीजा निकाला नहीं है और ना ही आपने तमाम सारे फैक्ट तफ्तीश किए थे। पहले ये 2 हफ्तों के लिए कमेटी बनी थी कि 2 हफ्ते में, फिर इसका टाइम बढ़ा दिया गया, 2 महीने कर दिया गया, फिर और बढ़ा दिया गया, लेकिन ये काम अब तक मुकम्मल नहीं हुआ, इसे भी काफ़ी अर्सा हो गया है। तो जब गुज़श्ता रोज़ ये कार्रवाई हुई तो वहाँ पे एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल सामने आई। वहाँ पे पीटीआई के वकील ने ये पोजीशन ली है कि भाई ये 2 लोगों के तो हम जिम्मेदार नहीं हैं, इन्होंने अगर फंड लिए हैं, इसमें इमरान खान कैसे जिम्मेदार हैं और तहरीक इंसाफ कैसे जिम्मेदार है, क्योंकि ये तो 2 अफराद ने फंड लिए। उन्होंने कहा ये 2 अफराद नहीं है, ये 2 कंपनियां थी जो रजिस्टर्ड हुई हैं और जिसे इमरान खान ने ऑथराइज किया कि पार्टी के बिहाफ पे ये फंड इकट्ठे करेगी। तो उनका काम उनका ज़ाती नहीं है। अब तहरीक इंसाफ कह रही है तो उनका ज़ाती काम था, पार्टी को इसे, इसके लिए आप मुकर्रर इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। ये ऐसी है कि आप किसी को अपना नुमाइंदा मुकर्रर करें कि वो आप पावर ऑफ अटॉर्नी दें और कहें कि भाई जब वो आपकी पावर ऑफ अटॉर्नी की बेसिस पे आपके ब्रीफ के मुताबिक कोई काम कर ले तो आप कहिए मैं तो जिम्मेदार नहीं हूँ, मेरा जिम्मा तोश पोश। अच्छा, अब वो फंड आए हैं, ठीक, बड़े मशकूक जराए से भी आए हैं, वो शफाफ नहीं है। कितने फंड आए हैं इसका भी सही हिसाब नहीं है। सही। वो फंड कहाँ गया, किस किस अकाउंट में आया, इसकी कहाँ गया, इसकी खबर नहीं है, लेकिन किन अकाउंट्स में गया इसकी खबर तो है। बहुत सारे अकाउंट्स में ही नहीं गया, बहुत सा सिर्फ हाथ से कैश ही आया, वो किसके पास गया। तो ऐसे ही इल्ज़ाम लगाते हैं एटीएम का इमरान खान पे मुस्लिम लीग वाले, तो उनके पास खुद बड़ा कैश आया। सर मुझे एक चीज़ समझाइए, जब आप जो बात कर रहे हैं उसको सुन के मुझे ऐसे क्यों महसूस हो रहा है कि जो केस उन लोगों ने पीपीपी पे, पीटीआई ने और नून लीग पे उन्होंने जो केस दायर किया हुआ है वो 2014 में खुद अपने ऊपर जो है वो केस उन पे दायर किया गया था। उन्होंने किया था कि काउंटर बैलेंस करने के लिए कि अगर हमारी पार्टी के फंड जो हैं उनकी छानबीन हो रही है तो पीपल्स पार्टी की भी हो, मुस्लिम लीग नवाज की भी हो, फजल रहमान की पार्टी की भी हो। लेकिन अच्छी बात इसमें सर ये नहीं कि पाकिस्तान में पैसा आया ही है ना, चाहे किसी भी जराए से आया हो, मतलब नहीं, यहाँ देखिए फ़र्क है कि फॉरेन फंडिंग के हवाले से पार्टीज़ के जो कवानीन हैं और इलेक्शन कमीशन के जो कवानीन हैं और इंतखाब उसके, और उसमें सख्ती से मना है करप्ट प्रैक्टिसेस के हवाले से कि फॉरेन फंडिंग में आप फॉरेन पावर से फंड नहीं ले सकते। सही। हाँ, ओवरसीज पाकिस्तानी से आप ले सकते हैं, वो जमा भी करते हैं, मुख्तलिफ पार्टियों को देते भी हैं। अब इन्होंने ये पोजीशन ले ली कि ये तो 2 लोग जो हैं ये इंडिविजुअल के हम जिम्मेदार नहीं हैं। ठीक। अब वहाँ पे जो ये बाबर साहब हैं, अकबर बाबर साहब, उन्होंने कहा कि जी ये 2 फर्द की बात नहीं है, ये 2 कंपनियां हैं और ये इनकी वेबसाइट है, वहाँ से हमने ये रिकॉर्ड लिया है, इसे आप चेक कर लें। ये जो रिकॉर्ड पेश कर रहे हैं ये रिकॉर्ड ठीक नहीं है, और तो लिहाजा अब अकबर एस बाबर की जो शवाहिद हैं उसके बारे में ये छानबीन कमेटी 20 तारीख को इसने कोई अपनी राय कायम करनी है। अभी ये फैसला नहीं कर पाएगी। अच्छा, ये जाएगा फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास, इनकी रिपोर्ट जाएगी जिसके बेसिस पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। लेकिन सर आपको लगता है कि हुकूमत के अंदर होते हुए पीछे के खिलाफ फैसला हो पाएगा? देखिए, अब तक तो जो बयानिया अपोजिशन का है और खुद इमरान खान का बयानिया एक सफ़े पे होने का है, उस हवाले से तो ये 7 साल तक चला। आखिर इसमें कोई तो एक सफ़े पे होने वाली बात थी कि इतने हकाइक मौजूद हैं, फैक्ट्स मौजूद हैं, तो 7 साल कैसे केस चल गया। मैं कमाल की बात है कि पीटीआई कामयाब रही, उनके वकील, क्योंकि अगर ये से 5 साल पहले, 3 साल पहले ये केस का फैसला हो जाता तो शायद पीटीआई इलेक्शन में हिस्सा ही ना ले सकती, और इनकी करप्शन खा गए, पी गए, लुटी दौर लाएंगे तो पता लगेगा भी आपने तो खुद बहुत सारा कारनामे अंजाम दिए हैं। तो इन्होंने ये केस लंबा किया यहाँ तक कि वो इलेक्शन केस लंबा करने का क्रेडिट किसको देंगे? पीटीआई हुकूमत में आ गई। तो ये तो हुकूमत आने से पहले भी इन्होंने 5 साल लंबा किया ना। आप इस केस को लंबा करने का क्रेडिट पीटीआई के हवाले से किसको देंगे? उनके वकील को।
ठीक है। यकीन उन्होंने ये किया, लेकिन उसमें यकीनन कोई सॉफ्ट हैंडलिंग थी, कोई सॉफ्ट रवैया इख्तियार किया गया, क्योंकि इतनी मैं देखता हूँ, याद है मुझे, इतनी एडजर्नमेंट मोशन लिए हैं और बार बार कोर्ट्स ने भी इस पे भिन्ना कर कहा कि आप क्या कर रहे हैं, आप केस चलाना नहीं चाहते, क्यों नहीं चलाना चाहते, फला तारीख को कर दें, नोटिस दिए गए। तो अब मामला जो है, किसे कहते हैं ना, पर्दा गिरने वाला है फाइनली। जो लोग यहाँ तक कि तहरीक इंसाफ के जो अंदरूनी हल्के भी बहुत परेशान हैं, जो इमरान खान के बड़े लॉयल हैं, ताबेदार हैं, फरमाबरदार हैं, वो भी कहते हैं कि बड़ा फैक्ट जो केस ऑन फाइल है या फैक्ट्स ऑन फाइल हैं वो नाकाबिले तरदीद हैं। उसमें ये बात साबित हो सकती है कि इन्होंने एक करप्ट प्रैक्टिसेस हुई, इन्हें मालूम है कि ऐसे ज़राए से भी फंड मिले जो कि लेजिटिमेट नहीं हैं या जो जायज़ नहीं है। बिल्कुल। अब उसमें कैसा कैसा पैसा था, ब्लैक मनी कितनी थी, उसमें फंड गलत किया किसने ये भी नहीं मालूम, हल्कों से कितना पैसा आया। अब उस पर जो है बहुत मुश्किल में है पीटीआई। यही वजह है कि वज़ीर आज़म ने भेजा अपने कज़न को, जो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करने के लिए। ठीक है। अब पीडीएम वाले भी ताक में थे कि ये हो रहा है, लिहाजा उन्होंने ऐलान किया कि जी 20 को ये मीटिंग होनी है स्क्रूटनी कमेटी की, तो हम 19 को एहतजाज करेंगे, इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज करेंगे। सही। अब क्या हुआ है, मैं हैरान इस बात पे हुआ कि ये इजाज़त कैसे देती। जब 4 वज़रा की कमेटी बनाएगी कि इजाज़त दी जाए ना दी जाए, फिर उन 4 वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा हम इजाज़त देंगे। मुझे लगता था कि इजाज़त नहीं देंगे, लेकिन आपको मालूम होगा कि जब बाबर साहब ने, जो डीजी आईएसपीआर ने कहा कि भाई हम पे क्यों आप तनकीद कर रहे हैं, आपको इलेक्शन के हवाले से शिकायत है, आप इलेक्शन कमीशन में जाएं, आपको कोई और शिकायत है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाएं, बिल्कुल, इदारे मौजूद हैं, तो सियासी मामला है तो आप पार्लियामेंट में जाएं। हमारा इससे क्या था। तो अगर तो ये मामला, तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक शायद इसे उन्होंने, पीडीएम ने उसे एक इशारा समझा, सही, गलत समझा या सही समझा, मैं इस पे नहीं कह सकता, लेकिन उन्होंने बाहर कैफ एक चाल चली के लॉन्ग मार्च तो पता नहीं कब होगा, तो हम ये इलेक्शन कमीशन में जाके दबाव डालते हैं कि वो पीटीआई हुकूमत के इमरान खान वज़ीर आज़म के असर में ना आए और फैसला कर दे। सर आपको लगता है 20 को फैसला जो है वो हो पाएगा? 20 को मुमकिन ना हो सके, ओके। लेकिन अगर 20 को उन्होंने वेरीफाई कर दिया रिकॉर्ड, अकबर साहब का जो है, बाबर साहब का रिकॉर्ड, हाँ, तो फिर तो उड़ गई पीटीआई। तो फिर हुकूमत इसका मतलब पीटीआई जो मौका इख्तियार कर रही थी वो गलत था, जो ये अकबर साहब जो मौका इख्तियार कर रहे थे वो ठीक था। ये फिर मामला जाएगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास, वो रिपोर्ट मुमकिन है चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिपोर्ट वापस भेज दें कि अभी मुकम्मल नहीं है, इसे और मुकम्मल करें। लेकिन ये मामला अगले 2-4 महीने में, अगर अभी फौरी तौर पे नहीं तो चंद हफ्तों में नहीं सही चंद महीनों में तय हो जाएगा। अगर ये तय हो गया और एविडेंस आ गई और करप्ट प्रैक्टिस साबित हो गई तो पीटीआई तो गैर कानूनी हो जाएगी। इमरान खान वजीर आजम ही रह सकेंगे, उनकी पार्टी के एमएनए एमपीएस अपनी सीटें खो बैठेंगे, उनकी पार्टी जो है वो गैर कानूनी प्रैक्टिस में या करप्ट प्रैक्टिस में शुमार हो जाएगी। ये तो ऐसा एंटी क्लाइमेक्स, अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ा एंटी क्लाइमेक्स होगा कि वो लोग जो कि करप्शन के खिलाफ फरीरा लेके, झंडा लेके मैदान में उतरे थे कि कोई करप्ट को नहीं छोड़ेंगे और इन्हें पताल से निकाल लाएंगे और ये कि 200 अरब डॉलर जो बाहर पड़े थे वो ले आएंगे, जिस पे उन्होंने बड़ा अवाम को अपनी तरफ खींचा, वो तो सारा एंटी क्लाइमेक्स हो जाएगा, गले पड़ जाएगी बात। इम्तियाज़ साहब मुझे बताइए, आपके ख्याल में सियासत की कहानी लिखने वाले जो राइटर हैं वो ये इस एंटी क्लाइमेक्स की तरफ आएंगे? नो वन न्यू दैट, नो वन सॉ इट कमिंग। ये केस पड़ा था, इस पर चेम गोई हो रही थी, इस पर यह कहा जा रहा था कि ये केस इसलिए नहीं चल रहा कि तहरीक इंसाफ उड़ जाएगी, लिहाजा इस केस को मुलतवी करवाया गया, काफ़ी अरसा तक होता रहा। तो आके हुकूमत भी आ गई, उससे 2.5 साल भी गुजर गए, अब हुकूमत की कारकर्दगी नहीं है। अब उस तरह एक सफ़े वाला मामला भी थोड़ा हिल गया है, सफ़ा फड़फड़ा रहा है, ठीक, तो क्या करें। तो कहीं ये तो नहीं है कि पीडीएम के लॉन्ग मार्च से पहले ही चरागों में रोशनी न रहे और पीटीआई
आपका फुलका उड़ जाए। वो कहते हैं ना, बिलाल भुट्टो ज़रदारी ने लास्ट वीक कहा था कि गिने गए हैं दिन हुकूमत के। अच्छा, तो लिहाजा इस पर हम उनके लिए दुआ खैर कर सकते हैं, तहरीक इंसाफ के लिए। ठीक है, अगर मुझे कि उन्हें बताएं, इंसाफ मिलना चाहिए। उनको इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन मुझे ये बताएं, ये जो कार्य मूसवी साहब ने इंकशाफात किए हैं, कुछ इस पर नजर डालिए। ओ माय गॉड, ये मुस्फी साहब जो है ना, ये बड़े ज़बरदस्त आदमी आप बहुत तारीफ कर रहे थे, क्यों, मतलब? कि इनकी एक तो ये एमनेस्टी इंटरनेशनल के साथ थे, ठीक है, दूसरा ये ईरान से जब ईरान में इनकलाब हुआ खमेनी का, इमाम खमेनी का, तो ये वहाँ से भाग गए ओके, और इन्होंने जाके एमनेस्टी इंटरनेशनल ज्वाइन कर ली। ठीक, ये बड़े पढ़े लिखे और बड़े प्रोफेशनल, और साथ ही इंसानी हकूक़ और गुड गवर्नेंस और जमहूरी और लिबरल वैल्यूज़ उसके बड़े कायल हैं। ठीक है, ये अपोजिशन समझ जाते हैं। इन्होंने वहाँ पे अपनी कंसल्टेंसी शुरू कर दी। इनके झगड़े रहे हैं, मिसाल के तौर पे जो है, इन्होंने पहला जो काम किया था वो किया था इन्होंने मैक्सिको में एयर कंट्रोल सिस्टम का, जो कि IBM ने देना था। ठीक, वहाँ पे उनकी जो एक इदारा था जिसका नाम तो बज़ाहिर बड़ा इनकलाबी था, तो उसने कहा इनसे, मुस्वी साहब से, कि भी हमें कोई माल लगाओ। नहीं, कहा $1 मिलियन हमें चैरिटी के लिए दो। अच्छा, ओके, तो मुस्वी साहब ने कहा नथिंग डूइंग, मैं नहीं कर सकता। तो वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया। दूसरा इनके साथ हाथ हुआ, ये एक विटॉल नामी कंपनी थी जो तेल के कारोबार में थी, सही, और ये वहाँ पे थे साबक यूगोस्लाविया में, बाल्कन, वहाँ पे ये करते थे। तो ये उसमें उनकी मदद कर रहे थे तेल की सप्लाई के लिए, जो एक ख़ास रूट से जानी थी। ठीक, अच्छा, उसमें क्या हुआ कि ये जो विटॉल कंपनी के मालिक थे, बाल्कन, उसने क्या किया, इन्हें बाहर निकाल दिया। अच्छा, तो इन्होंने केस कर दिया। अब वो केस किया तो उसने इनसे एविडेंस मांगी। अब इसमें ईरान भी इन्वॉल्व था, अब उसमें उनके दोस्तों के नाम भी थे। अच्छा, मूसी साहब के, अब इनके, हाँ, ओके, और जो कि ईरान में थे, ठीक, जिनकी जानों को खतरा था इनकलाबी इस्लामी इनकलाबी हुकूमत से, खमीनी साहब की, इमाम खमीनी की हुकूमत से, उन्हें डर था कि अगर नाम ले दिए तो लिहाजा ये कि उन्होंने जाहिर नहीं किए, तो केस खारिज हो गया। अच्छा, उसने दावा कर दिया कि ये फीस के पैसे अदा करे, आधे ये कितने। इन बेचारों को बड़े पैसे पड़ गए, और फिर अब इनका घर भी बेघर हो गया। इन्हें धमकियाँ भी मिली कि तुम्हारी सुनहरी बालों वाली बच्ची को हम उठा ले जाएंगे, और लेकिन ये कायम रहे। फिर इन्होंने ये ब्रॉडबैंड कंपनी बना ली। अच्छा, ये ब्रॉडबैंड कंपनी जो कि ऑफशोर जो अकाउंट्स हैं, जो कि गैर कानूनी या काले धन के या ब्लैक का माल या मंशियात का माल या लूट का माल, रिश्वत का माल, इन महफूज जज़ायर में, सेफ आइलैंड्स में लोग डिपॉजिट कराते थे। पाकिस्तान के जब मुशर्रफ की हुकूमत आई तो उन्होंने यहाँ पे ये नैब बनाया, नैब का कानून ले आए। जनरल अमजद बहुत शरीफ और बड़े सख्त और बासूल फौजी अफसर थे, बड़े ईमानदार थे। मैं तो उन्हें मिला हूँ, वो मैं बड़ा उनसे इम्प्रेस था, बड़े साफ को और बड़े तो उन्होंने ये नैब की बुनियाद डाली थी। तो उन्होंने 200 लोगों की लिस्ट बनाई थी। अच्छा, 200 लोगों की लिस्ट भी हम दिखाएंगे। उसमें 90% तो वो लोग हैं जो या बिजनेसमैन हैं, ठीक है, या ब्यूरोक्रेट हैं, या जर्नैल हैं, या कोई एक नेवी चीफ भी थे, अच्छा, एक एयरफोर्स के भी बहुत पर्दा नशीनों के नाम है। हाँ, तो दो ख़ानदान थे या 3 ख़ानदान सियासी, सैफुल्लाह, ज़रदारी फैमिली ठीक, और शरीफ फैमिली, कि सही, इनके पता करने हैं। अब हुआ ये कि अमजद साहब तो रिटायर हो गए, उसके बाद जनरल खालिद मकबूल बने, वो भी रिटायर हो गए। तो एक तीसरे साहब आए, तो उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट जो था उन्होंने छोड़ दिया करना। अच्छा, तो उस पर फिर उन्होंने केस दायर कर दिया। फिर ये सिलसिला चलता रहा, काम भी कर रहे थे, ये भी था। तो उनसे जो है उन्होंने कहा कि जी, वो उनसे कहा गया कि $1 अरब सिंगापुर बैंक में भी, जिसका इशारा इमरान खान ने भी दिया है, उसका पता लगाए। वो कहते हैं कि मैंने पता भी लगा लिया, लेकिन मेरे पास आए एक जनरल का नाम लिया, एक जनरल का जिक्र किया, अच्छा, कि ये केस आप छोड़ दें, या उससे कटौती मांगी, हिस्सा मांगा। उनका सॉरी, आई कैन नॉट डू दिस, ये हमारे प्रिंसिपल के ख़िलाफ़ है। फिर ये इमरान खान साहब के जुल्फ़ी बुखारी और ये जो अकबर, क्या ना, शहजाद अकबर हैं, ये भी जाके उनसे मिले। अब शहजाद अकबर ने
पे इल्ज़ाम लगा कि जी ये, उसने कहा कि ये कट मांग रहे थे। अच्छा। उन्होंने तशरीह की कट मैं रिश्वत के तौर पर नहीं मांग रहा था, कमीशन के तौर पे, बल्कि मैं वो कम करवा रहा था। अच्छा, अब वो कम क्यों करेगा? अदालत में केस है और उसके डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, केस आपके खिलाफ फैसला होने जा रहा है, वो अपील में केस था। सही। तो उन्होंने कहा जी ये, अच्छा उस पर बयानात आ गए मरियम औरंगज़ेब के, और बुखारी जो है खातून बड़ी अच्छी मुस्लिम लीग की एक्टिविस्ट है, उस्मा बुखारी। अब वो इन्होंने कहा कि अच्छा 50-50 करोड़ रुपए के दावे कर दिए। उन्होंने कहा अच्छा जाके तुम मूसवी में दावा करो। जिसने ये कहा, अब मूसवी के खिलाफ दावा करने कोई जाने वाला नहीं, क्योंकि मूसवी के पास ठोस डॉक्यूमेंट्स हैं और उसके पास दस्तावेजात हैं। तो वो कहते हैं अच्छा उनसे रब्ता ये नाइक साहब ने भी किया, जो जरदारी साहब के वकील थे। सही। उनका मूसवी का कहना है कि एक शख्स उनके पास आया जिसने जाहिर किया कि जी मैं उनका कज़न हूँ। अब वो मुस्लिम लीग वाले कहते हैं और शरीफ खानदान वाले कहते हैं तुम्हारा कज़न वज़न नहीं है। तो उसने भी मुझे $25 मिलियन की ऑफ़र की। तो लेकिन ये मूसवी साहब का किरदार ये है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया फिर उसे फॉलो करते थे, और वो कहते थे कि नहीं ये कमीशन ये हमारा करप्शन नहीं करते, ये हमारा नहीं, ये हम तो करप्शन के खिलाफ लगे हुए हैं, तो हम करप्शन नहीं कर अच्छा। सकते। अच्छा, उन्होंने बड़ी मोहब्बत का इज़हार किया पाकिस्तानी अवाम के साथ। उन्होंने कहा मैं तो पाकिस्तानी अवाम का केस लड़ रहा हूँ, उनके लिए तहकीकात कर रहा हूँ, और ये बीच में से ये आ गए हैं। अब स्विंडलर्स वो कह रहा है, उन्होंने कहा स्विंडलर्स कैसे स्विंडलर्स का हिसाब कर सकते हैं? जो हिसाब करने वाले हैं वो हिस्सा मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तहकीकात बंद कर दो, वो कहते हैं तहकीकात चला लो। अब नतीजा क्या हुआ कि जुर्माना हो गया। ठीक। अब हर पार्टी अपनी सफाई दे रही है, कोई कुछ कह रही है, कोई कुछ कह रही है। तहरीक इंसाफ के वज़रा भी यही कह रहे हैं, शहजाद अकबर भी यही कह रहे हैं, इमरान खान भी कह रहे हैं कुछ। अब इन्होंने क्या इस्तेमाल किया कि मुस्लिम लीग नवाज़ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया कि उन्होंने ये भी डाल दिया कि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं एवन फील्ड के जो फ्लैट्स हैं नवाज शरीफ फैमिली के, उनके 2 लड़कों के, इसे अटैच कर दिया जाए, क्योंकि ये तो हुकूमत पाकिस्तान ने कहा है कि हमारी प्रॉपर्टी है। वो केस का फैसला ले गए। तो अदालत ने फैसला ये दिया कि नहीं, इसका कोई ताल्लुक नहीं है इस केस के साथ। तो वो जब वो ये फैसले का हिस्सा वो कह रहे हैं, उन्होंने चैलेंज किया कि भाई खाकार अब्बासी साहब ने कि भाई अगर अदालत का फैसला सामने लेकर आओ। अब वो अदालत के फैसले में उन्होंने, अदालत ने कहा कि नहीं एवन फील्ड जो प्रॉपर्टीज़ हैं शरीफ खानदान की, उसका कोई ताल्लुक नहीं इस केस से। उसे अब मुस्लिम लीग नवाज वाले अपनी सफाई के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। इमरान खान ने उसे इस्तेमाल किया, देखें कि उसने ये कहा था। तो अब ये हो रहा है कि गंद एक दूसरे पे डालने की कोशिश हो रही है। ठीक। तो लिहाजा जो पाकिस्तान में इस साहब का जो हशर हुआ, उसकी हमाम में अब सब नंगे हैं, और ये तक कि एहसाब करने वाले मुहतसब भी काबिल एहसाब हैं, और ये कि कोई भी इससे साफ निकल के सामने नहीं आ रहा। तो मैं तो हैरान होता हूँ कि हमारे मुल्क में अभी देखें, आज मैंने खबर पढ़ी, ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन के पर्चे, बिल्कुल, ये मेडिकल कॉलेज के पर्चे, CSS के पर्चे, क्या क्या वो भी चोरी होते हैं। डिग्रियां जाली बनती हैं। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ऑर्डर किया कि बार काउंसिल के अरकान की डिग्रियां चेक की जाए, चेक करें, और मुझे लगता है हालात का जाली डिग्री है, जाली कारोबार है, जाली मीटर्स हैं, सब कुछ जाली सर जी। तो ये आप देखें ना, 3 खरब रुपए के करीब होने जा रहा है सरप्लस डेट। ये कैसे होता है? बिजली की चोरी, उसकी वजह से जो बीच में हेरा फेरी होती है वो भी उसमें डाली जाती है, नुकसान उसमें डाले जाते हैं। तो वो अब लिहाजा अब टैक्स लग गया है, तेल महंगा हो गया है, बिजली महंगी हो गई है, अब बिजली महंगी होने जा रही है। ये सारा किसे पे करना पड़ता है? आवाम को अपने नाक से पे करना पड़ता है। और आम आवाम को पता होना चाहिए इस बात का कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो करते हैं, लिहाजा नाज़रीन, खबरों के हिसाब से आइंदा आने वाले दिन बड़े दिलचस्प हैं। राज साहब डोलेंगे। मामला फ़कत वाशिंगटन में होने वाली ट्रंप की इंसरेक्शन का नहीं है जिसमें वो इम्पीच हो रहे हैं, यहाँ भी कुछ लोग इम्पीच होंगे। और अगर वाकई मामला ये है कि इदारों ने सियासत में मुदाखलत न करने का फ़ैसला कर लिया है, तो चीफ इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ भी जा सकता है। बहुत खुशकिस्मत होगी तहरीक इंसाफ अगर वो बच गई। थैंक यू सो मच इम्तियाज़ साहब। बस मैं इसी बात पे कंक्लूड करूंगी आज का प्रोग्राम कि हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए मुझे यानी कि शहपारा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। ये हैं
बदलो की नशरियात।